कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं हूँ आपका मेंटर एकम और आप देख रहे हो स्टडी विद एकम चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एस3 का सेकंड चैप्टर 6th ग्रेड का। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, तो हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर लैंड ऑन द अर्थ। As it happens, oceans and continents are not distributed equally between the northern and southern hemispheres. जो डिस्ट्रीब्यूशन है धरती पर पानी की और लैंड की, वो इस पैरे में बताया गया है। तो अगर ये होती है तो जो ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो डिवाइड नहीं होते, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लैंड है और यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर भी लैंड है। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। लेट अस एग्जामाइन द मैप, द टू मैप्स इन फिगर 22.2। here too the blue area consists of oceans along with their smaller extensions which have various names, sea, bay, gulf, etc. हम ये कहते हैं कि हमें एग्जामाइन करना है कि जो ब्लू एरिया है, जो ये वाला एरिया है, ये तो वाटर है, और जो ये वाला एरिया है इसको हम लैंड कह सकते हैं। तो यही आगे बताया हुआ है कि इस जो वाटर एरिया उसे हम गल्फ भी कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं और बे भी कह सकते हैं। तो आगे कुछ क्वेश्चंस है, ये आप खुद से कर सकते हो। The oceans together hold most of the water available on the planet, but this seawater is salty and fit for consumption by land animals including humans. आगे वो कहते हैं कि जो ओशियंस है वो सबसे ज़्यादा पानी अपने अंदर रखते हैं धरती का। पर वो जो सैल्टी होता है, खारा पानी होता है, और ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता पानी। तो on the other hand, fresh water makes up a very small proportion of the planet's water resources. It is found in glaciers, river, in the atmosphere, underground. The last is called, एक मिनट, ये वाले सभी पॉइंट्स हैं इनके। ये कहते हैं कि जो फ्रेश वाटर होता है वो कम है धरती पर, और जो ये ग्लेशियर्स में पाया जाता है, नदियों में, झीलों में, और एटमॉस्फेयर में, और धरती के नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है हमारा। आगे टॉपिक है ओशियंस। बेसिकली ओशियंस होते हैं जो लार्ज एरिया कवर करते हैं। जैसे कि ये हो गया पैसिफिक ओशियन, ये अटलांटिक हो गया, ये भी पैसिफिक, ये हमारा इंडियन ओशियन हो गया, ये सदर्न ओशियन हो गया, ये सारे हो गए। और एक ये हो गया, एक 1 2 3 4 एंड 5 सॉरी हाँ, ये 5 हो गए ओशियंस। आगे वही बात है कि जो on the world map in figure 2.3 on page 32 we can observe 5 ocean: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, और इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और सदर्न ओशियन। आगे वो कहते हैं कि हमें इसमें पैसिफिक ओशियन भी है, अटलांटिक ओशियन भी है, इंडियन ओशियन भी है, आर्कटिक ओशियन भी है, सदर्न ओशियन जिसे हम एंटार्क्टिक ओशियन कहते हैं वो भी है। Although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separate. The lines that divide them on the map are no more than conventions. The natural world does not follow such boundaries. Seawater, for example, constantly flows across different oceans, sustaining a rich diversity of marine life. Many plant and animal species can be found across multiple oceans.
सो आगे वो कहता है कि हमने 5 ओशियन तो वो लिस्ट कर लिए, पर ये देख के ही पता लग रहा है कि ये सेपरेट तो नहीं है। देखो ये पैसिफिक ओशियन है, जो ये सदर्न एशिया से भी जुड़ा है, और जो पैसिफिक ओशियन है ऊपर से वो अटलांटिक आर्कटिक ओशियन से भी जुड़ा है, यहाँ से वो अटलांटिक ओशियन से भी जुड़ा है, और जो आर्कटिक सदर्न ओशियन है वो इंडियन ओशियन से जुड़ा है, और यहाँ से पैसिफिक ओशियन भी इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ है। तो वैसे वो कहता है कि ये सेपरेट तो नहीं है, और ये बस लाइंस है मैप की हमारी कन्वीनियंस के लिए। पर जो नेचुरल वर्ल्ड है वो इन कन्वीनियंसेस को फॉलो नहीं करता। वो जो सी वाटर है, जैसे कि समुद्र का पानी है, वो अ, सारे देशों में और सारे ओशियंस में फ्लो करता रहता है। तो ये रिच डाइवर्सिटी है मरीन लाइफ की। मरीन होता है जो ओशियंस में पाया जाता हो या नदियों में पाया जाता हो। मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ का तो प्लांट स्पीशीज भी पाई जाती हैं और एनिमल स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं मल्टीपल ओशियंस में। हमको पीछे दिखाया भी हुआ था, जैसे ये प्लांट्स हो गए, ये वो कोई है सी का क्रिएचर, ये शार्क हो गई, ये भी फिश है कोई, ये वो हो गए पेंगुइन हो गए, ये टर्टल हो गया, ये फिश हो गई, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो सभी ओशियंस में पाए जाते हैं। द मरीन फ्लोरा includes tiny plants called algae and all kinds of seaweeds. The marine fauna consists of thousands of species of colorful fish, dolphins, whales, the countless mysterious deep sea creatures. Each part of the ocean, from the sunlit surface to the dark depths, has its own diverse life forms. So जो मरीन का फ्लोरा है, मतलब कि मरीन में जो प्लांट्स हैं उनको एल्गी कहा जाता है, और वो सी वीड्स हैं, मतलब कि मरीन में फौना भी है जो एनिमल्स होते हैं, और थाउजेंड्स में है उनकी स्पीशीज़, जैसे कि कलरफुल फिश हो गई, डॉल्फिन हो गई, वेल हो गई, और डीप सी के क्रिएचर्स भी हैं जिन्हें हम आज तक ढूंढ भी नहीं पाए। तो जो हर हिस्सा है ओशियन का वो सूरज की किरणें कहीं तक पहुंचती भी हैं, कहीं तक नहीं भी पहुंचती, और इसके अपने लाइफ फॉर्म्स होते हैं। आगे एक मैप दिखाया हुआ है जिसमें ओशियन को वो किया है, लिस्ट किया है। It is visible on the map that the Pacific Ocean is the largest of all, is followed by the Atlantic Ocean. Indian Ocean is the third largest, while the Southern is fourth. The smallest one is Arctic Ocean. So हम इसमें देख सकते हैं कि जो पैसिफिक ओशियन है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, बिगेस्ट हो गया फर्स्ट में। तो सेकंड में कौन सा हुआ? अटलांटिक हुआ, क्योंकि ये इतने एरिया में फैला हुआ है। थर्ड में हुआ हमारा इंडियन ओशन, थर्ड में हुआ हाँ इंडियन ओशियन, ये इतने एरिया में फैला हुआ है। फोर्थ में हुआ हमारा सदर्न ओशियन, ये वाला, और फिफ्थ में हुआ हमारा सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन। सो ये कुछ ओशियंस हैं जो सीरीज वाइज दिखाए हुए हैं कि ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। Oceans and disasters. Returning to the picture of the earth, at the start of this picture you have noticed white shapes across the globes. So वो कहते हैं कि जब हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे थे तब हमने एक पिक्चर देखी थी अर्थ की, उस पे वाइट से शेप्स बने थे ग्लोब के चारों ओर। तो तुम्हें पता है वो क्या है? दे आर लार्ज masses of clouds. Such clouds bring rain to continents. For instance, the monsoon rains in India expect every summer originate in the ocean. Without such rains, our agriculture and all life will suffer. तो ये कहते हैं कि जो ये मासेस थे वो क्लाउड्स थे, तो ये जो क्लाउड्स होते हैं ये हमारे कॉन्टिनेंट्स के लिए रेन लाते हैं। तो
जो मानसून रेंज होती हैं इन हमारे इंडिया में, वो समर में ओरिजिनेट होती हैं ओशन में, और हमारे इस रेंज की बजाय हम हमारा जो एग्रीकल्चर और सारी लाइफ है वो सफ़र करेगी। तो but oceans often also give rise to storms, violent events with extreme rainfall or very strong winds, such as cyclones, which can cause widespread damage to the coastal regions of the world. So आगे वो कहता है कि पर जो ओशियंस होते हैं वो तूफ़ान भी लाते हैं, इवेंट्स लाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, और स्ट्रॉन्ग विंड्स भी होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं जो डैमेज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मान लो जो ये अरेबियन सी है, इससे हवाएं आई बहुत तेज़, तो ये इसको अफेक्ट करेंगी, यहाँ से जाएंगी, तो ये जहाँ पर गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश, इसको अफेक्ट करेंगी। इसमें तो तूफ़ान वाली सिचुएशन हो जाएगी। आगे हम अगर सोच लें कि यहाँ से सुनामी आ गई, यहाँ से आ गई सुनामी, तो ये तो तमिलनाडु केरल साइड में वो आ जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगे। तो यही है कि ओशियंस हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और जो डिज़ास्टर भी लाते हैं। आ सुनामी इज़ अनदर नेचुरल डिज़ास्टर दैट ओरिजिनेट्स इन द ओशियन। सो वही है बात कि सुनामी है वो ओरिजिनेट होता है ओशियन में। ये पहले तो ऐसी ऐसी वेव्स बनाता है, फिर ये घूमता घूमता यहाँ पर पहुँच जाता है कॉन्टिनेंट्स पर, और ये आकर यहाँ पर तबाही मचाती है सुनामी। और ये वेव्स भी बहुत सारी बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो ये अर्थक्वेक भी होता है और वॉल्केनिक eruption भी होता है जो सेंटर है ओशियंस का। सुनामी कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। सो आगे कहते हैं कि सुनामी बहुत तेज़ किलोमीटर्स के भाग सकती है, और वो कोस्टल एरियाज़ को भी सबमर्ज करती है, इससे वाइड स्प्रेड डैमेज होता है। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पर निशानी लगा लो, 1 मिनट रुको, बहुत बड़ी निशानी लग गई थी। यहाँ तक हमने पढ़ा है, कल करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट। तो तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।